अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के बारे में आजकल पूरे मीडिया में आप देख रहे हैं, एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी वही डिस्कस हो रहे होते हैं। सदीक जान साहब की उनसे ख़ुद टेलीफोन पर बात भी हुई है और ये एक वीडियो भी कर चुके हैं, लेकिन अभी मज़ीद मालूमात सामने आ रही हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो उन पर तज़िया दे रहे हैं। और इसके ऊपर सुहेल उड़ैस साहब हैं, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। उस बारे में सदीक जान साहब से भी पूछेंगे, क्योंकि सदीक जान साहब की गहरी नज़र है इस टॉपिक पर। सुहेल उड़ैस साहब कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब पीटीआई की दाई अम्मा हैं और उन्होंने जो इन लोगों को बुलाया है, यानी कि उनकी पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो लोग जो हैं वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुश्किल वक्त में होगी, लेकिन अभी वो नहीं छोड़ेंगे। तो सदीक जान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वीडियोस भी की हैं। तो सुहेल उड़ैस साहब कह रहे हैं कि ये दाई अम्मा हैं और पीटीआई को बहुत अंदर से जानते हैं जहांगीर तरीन साहब। तो उनका जो पावर शो था उस बारे में आपका क्या ख्याल है और सुहेल उड़ैस साहब के तजिए के बारे में? देखिए, बात यह है कि सुहेल उड़ैस साहब, अच्छा, जब भी कोई तजिया इस तरह करता है या तजिया करता है तो उस पर इतनी ज़्यादा उस तरह बात नहीं होती। ज़ाहिर है, जब वो ख़बर की बात करता है कि मेरे पास ख़बर है, तो तब ज़्यादा उस पर उसको सीरियस एक तरह से लिया जाता है कि जब कोई ये कहता है कि मेरी ख़बर है, यानी मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि ये होने जा रहा है। देखें, तरीन साहब के हवाले से मेरी राय ये है कि वो कभी भी ख़ुद से तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तहरीक इंसाफ ख़ुद ये अनाउंस कर दे कि अब इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इनको तहरीक इंसाफ से निकाला जा रहा है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ख़ुद से मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे। वो तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहेंगे। और अभी भी आप देखें कि जो लोग गए हैं, इससे बड़ा वो पावर शो कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि मसला कहाँ पर आता, मसला तब आता कि वो अनाउंस करते कि अब मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अलग खड़ा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा हूँ। तब अगर 5 लोग भी उनकी तरफ जाते तो वो इम्पोर्टेंट था। सही है। अब जब वो कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैं इमरान खान का हिस्सा हूँ, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है, और ज़्यादती इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोग हैं जो उनसे करवा रहे हैं, और वो इमरान खान को कह रहे हैं कि खान साहब आप इस मामले को देखें। तो इस सारे सिनेरियो में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने लोग, मतलब कोई ख़तरनाक नहीं है, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली ज़रूर है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो जहांगीर तरीन जो पिछले तकरीबन 1 साल से तो बिल्कुल खामोश थे, एक खामोश मिला दिया कि पीटीआई के मामलात में, लेकिन अब उन जहांगीर तरीन साहब का इस तरह से लोगों को साथ लेकर जाना, क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं, तरीन साहब जो हैं जब इस्लामाबाद में होते हैं, लाहौर होते हैं, मुसलसल उनकी मुलाकातें हो रही होती हैं, पॉलिटिशियंस के साथ हो रही होती हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के साथ हो रही होती हैं, बातचीत में उनकी जारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कभी देखा कि उसको तरीन साहब ने पब्लिक करने की कोशिश की हो, प्रोपिगेट करने की कोशिश की हो, तासुर देने की कोशिश की हो कि देखिए मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, ये सारे मामला। पहली मरतबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तरीन साहब ने इस तरह से लोगों को साथ लेकर जाना, और इससे ज़्यादा लोग भी वो लेके जा सकते हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई ना कि क्योंकि अभी वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। मसला तब होगा जिस दिन वो अलग होकर कहेंगे, फिर एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी इमरान खान के लिए। सदीक जान साहब, एक बात आ रही है कि असद उमर साहब और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आज़म खान साहब, वो जो हैं जहांगीर तरीन के पीछे लगे हुए हैं, और ये बात इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ेर गर्दिश भी है। और ख़ुद एक सहाफ़ी ने यह भी इंकशाफ भी किया है कि जब जहांगीर तरीन साहब लंदन में थे तो इमरान खान साहब से टेक्स्ट मैसेज पे बातचीत होती थी, अब भी हो रही थी, और इमरान खान साहब को शुगर के हवाले से मशवरे भी देते थे। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर अमल भी किया, ये उन्होंने दावा किया। तो आप क्या समझते हैं कि अचानक ये इनके खिलाफ ये इंक्वायरी तेज़ कैसे हो गई? क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं था, कुछ नहीं था, ये वजह क्या बनी कि टारगेट ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन है इस वक्त? देखिए, मसला कुछ चीज़ें तो आप समझ लें कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनका शेयर शुगर प्रोडक्शन में पूरे पाकिस्तान में वो एक तरह से समझें कि 33% है, 32-33%, इस तरह से कि 20% उनका अपना और मेरे ख्याल 12-13% जो है वो उनके कज़न का। तो इम्पॉर्टेंट तो वो हैं शुगर के मामले में। दूसरी बात यह है कि खान साहब शायद ये समझते हैं, और जब वो नाराज़ भी हुए थे तो वो ये समझते थे कि कम अज़ कम इस एक मामले में जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान को इतना ज़्यादा आगाह रखना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था कि कम से कम यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना होती कि चीनी की कीमतें इतनी ऊपर चली जाती हैं कि इमरान खान साहब को उसकी वजह से मुश्किल हुई, लोग उनके ख़िलाफ़ हुए। तीसरी बात यह है
कि देखें ये बात तो एक दुरुस्त है कि शुगर माफिया तो है, बिल्कुल ठीक बात है। तरीन साहब का उसमें किरदार कितना है कितना नहीं ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी चीनी का बहरान पैदा होगा, जब भी चीनी का बहरान पैदा किया जाएगा, जब भी सट्टा खेला जाएगा, जब भी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, जब भी जाली स्टॉक जो है वो स्टॉक जो है वो बढ़ाए जाएंगे और जाली जो फ़रोख्त है मिल से वो दिखाई जाएगी, तो उसकी बेनिफिशरी तमाम शुगर मिल्स होंगी। ठीक है। ठीक है, तो अब इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट करते थे कि तरीन साहब कम से कम इस मामले में उनको मुकम्मल आगाह करेंगे। तरीन साहब के अपने मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जी ये इन्होंने किया जिस वजह से कीमतें बढ़ी, इनको ये नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक आपने बात की आज़म खान साहब की, असद उमर साहब की और शहजाद अकबर साहब की बात आती है, ये देखें इस हवाले से हमारे पास कोई ठोस शवाहिद तो नहीं है कि हम ये कह सकें कि बाकी ये करवा रहे हैं। लेकिन मैंने जो कल एक वीडियो की जिसमें मैंने ये बात की कि ये ज़रूर है कि इस मौके पर जब पीडीएम आपस में लड़ पड़ी थी और अभी सिर्फ एक दिन वो लड़े थे, मंडे वाले दिन, और शदीद लड़ाई हुई थी और एक दूसरे को बाप बाप का ताना दे रहे थे। वो उन्हें कह रहे थे कि फ़ौज मतलब वो इशारे के नाम में कह रहे थे, लेकिन कहना वो यही चाह रहे थे कि फ़ौज तुम्हारी बाप है, वो कह रहे थे नहीं तुम्हारी बाप है। ठीक है, इस हद तक चले गए थे, ज़ाती हमलों पर आ गए थे, ज़ाती इल्ज़ामात पर आ गए थे, अंदर की बातें बाहर ला रहे थे। तो उससे ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत को ये बहुत फ़ायदा होगा कि ये अब आपस में लड़ेंगे, एक बयान उधर से आएगा, फिर उधर से आएगा, फिर मीडिया उसका बयान चलाएगा, फिर उससे राय लेगा और ये लड़ाई शदीद होगी और पीडीएम के जो करीब आने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और नुकसान होगा, अपोजिशन तकसीम भी देखें, अब पीडीएम से निकली बड़ी खबर थी, बिल्कुल, लेकिन वो जहांगीर ठीक है। अब तरीन साहब की वजह से, उनके इस मामले की वजह से वो खबरें दब गई। अब आप देखेंगे कई रोज़ तक ये जहांगीर तरीन डिस्कस होंगे। तो इसलिए ये एक मामला था कि इस मौके के ऊपर, क्योंकि देखें मैं एक और बात कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि तरीन साहब को दूध के धुले हुए हैं या वो बिल्कुल क्लीन है या उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। मैं ये कहता हूँ कि आप ये मामला इदारों पर छोड़ दें, इदारे चाहे उनको गिरफ्तार कर लें। सही। आप कहिए इदारों ने गिरफ्तार किया, जब आप ओनरशिप लेते हैं उससे नुकसान क्या होता है? नैब के मामले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, होता क्या है, वक्ती तौर पे तो आप बड़ा क्रेडिट ले लेते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, ये केस सामने आ गया। जब 6-8 माह बाद, 10 माह बाद वही बंदा रिहा हो जाता है, केस आगे नहीं चलता, फिर आप कहते हैं नया आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, तो फिर कहा जाता है नहीं, आप तो कहते थे कि ये हम इनको पकड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास सबूत है, सब ठीक कुछ है। तो इसलिए जब आपको पता है कि नैब आज़ाद इदारा है, अदालतों में जाने मामला, तो आप ये कहें कि हाँ ये इदारे का काम तो वो कर रहे हैं, वो उसको करने दें, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सही बात है। अच्छा सदीक जान साहब, आखिरी एक बस 2-3 मिनट्स हैं, ये बताइएगा कि एक बिल आ रहा है जिसमें ये होगा कि पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जो भी बात करेगा उसको सज़ा भी दी जाएगी और पकड़ा भी जाएगा और जुर्माना भी किया जाएगा। इस बारे में आपके बिल के बारे में क्या ख्यालात हैं और बिल है क्या? देखें, बिल बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ौज पर जो भी बग़ैर किसी सबूत के बात करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन ये तो अभी खैर कौमी असम्बली में जाएगा तो देखें पास होता ही नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर, फ़ौज की क़यादत पर इतने झूठे इल्ज़ामात लगते हैं। एक होता है कि जायज़ तनकीद। जायज़ तनकीद क्या है? मिसाल के तौर पे आप जायज़ तनकीद ये आप कहते हैं जी फ़ौज यहाँ पे लग रहा है कि वो मुदाखलत करी, वो नहीं करनी चाहिए। जायज़ तनकीद ये है कि आप कहते हैं कि यार फ़ौज इस मामले में फ़ौज को नहीं आना चाहिए। लेकिन दूसरा है कि आप मनगढ़ंत ख़बरें उठाते हैं और फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। और करते आप क्या है, भारत से एक ट्रेंड इनिशिएट होता है, चंद ट्वीट्स आती हैं, आप यहाँ पर फ़ौज की मुखालफत में जो है वो ट्रेंड बनाना शुरू करते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के इदारों को आप कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों के जहन ख़राब करते हैं, लोगों के दिमाग में ये डालते हैं कि फ़ौज बड़ी ज़ालिम है। तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सख्ती होनी चाहिए। और ये जो तकरीरों में करते हैं, अली वज़ीर को आप देख लें, वो उधर महमूदा चकदेई को आप देख लें, इधर तो मरीम को देख लें, हाफिजाबाद में तो एक काउंसलर था वो खड़ा हो वो गया। काउंसलर देखें, अब जब आप रियायत देंगे, जब आप ढीलें देंगे तो फिर ये लेवल आ जाएगा कि एक गली मोहल्ले का काउंसलर खड़ा होके जो फ़ौज का सिपा सलार है उसको गलीज़ गालियाँ बकेगा। सही बात है। तो इसलिए ये कानून साजी मेरे ख्याल होनी चाहिए। हाँ, सबूत है आपके पास, तनकीद करें, दिखाएं कि ये मेरे पास सबूत है। लेकिन ये जो एक है ना, जिनके बारे में अजमत से शेख साहब ने भी लिखा है
ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में सही। वो आयशा सिद्दीका के बारे में कि पाकिस्तान को गालियां देना एक तबके के नज़दीक मुनाफा बख्श कारोबार है। यहाँ ये फ़ौज को गालियां देते हैं, उसके खिलाफ ट्वीट्स करते हैं, बाहर से डॉलर आते हैं, NGOs के फंड्स आते हैं इनको, तो इस चीज़ की तो इजाज़त किसी तौर पे भी नहीं। बाज़ साफ़ी ऐसे हैं सदीक जान साहब, आपके सामने ही हैं, वो फौज को गालियां देख के बाहर की नेशनलिटी ले लेते ये तो बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत लोग कर चुके हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सदीक जान साहब। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।